द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी कंपनी का एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी ने कुछ पैसा उधार मतलब कुछ मार्केट से पैसे लिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 each of ₹20 lakh, राइट। रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग कितनी है 10 लाख, राइट। एंड 9% प्रेफरेंस शेयर। देखो रिटेन अर्निंग भी इक्विटी होता है, याद रखना, जब रिटेन अर्निंग गिवन हो तो वो भी इक्विटी का ही पार्ट है। सो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं 12 लाख, ये कंपनी ने ऑलरेडी पैसा रेज किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, 7% डेप्ट या डिबेंचर, और वो कितने रुपीस का है, दैट इज ₹8 लाख, टोटल इज 50 लाख, ठीक है। द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज एट द रेट ऑफ 12% ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, अर्निंग्स, देखो कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में ना अर्निंग जो है वो सीधी नहीं गिवन, हमें ऐसे दिया हुआ है कि कंपनी का जो अर्निंग्स यानी कि EBIT जो है, कंपनी का जो EBIT है वो है एट द रेट ऑफ 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड समझते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कि हमारी कंपनी ने हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू एनी सोर्स, राइट। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस रिटेन अर्निंग, मतलब किसी भी तरह से कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारी कंपनी का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब सारा का सारा कुल मिलाकर वो कितना है बच्चे, 50 लाख, और EBIT कितना है 12%। तो यहां पर ये कह रहा है कि EBIT इज 12% ऑफ 50 लाख, और ये कितना हो जाएगा 6 लाख ना, 6 लाख। सो EBIT इज ₹6 लाख। So company's earning before interest and tax is at the rate of 12% of its capital employed, which is likely to remain unchanged after expansion. कहते हैं कि जब आप नए फंड्स इशू करोगे ना, तो ये जो हमारा कैपिटल, ये जो अर्निंग है ना, वो चेंज नहीं होगा। जनरली ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, नई मशीनें इन्वेस्ट करोगे, नया पैसा आगे अपने बिजनेस में लगाओगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो पहले से बढ़ जाएगा। बट क्वेश्चन आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, जो अर्निंग है जितनी पहले थी उतनी रहेगी। अब क्वेश्चन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की बात मानेंगे, राइट। तो हम क्वेश्चन की बात मानेंगे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिमेन ₹6 लाख। क्वेश्चन कहता अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि चेंज हो जाएगा, तो क्या करते, तो हम कहते हैं कि ठीक है 12% है ना EBIT, तो पहले 50 लाख की कैपिटल पहले 6 लाख कमा रहे थे, और अब जो नए फंड्स है कितने रेज करने हैं, अब जो नए फंड्स रेज करने हैं वो 25 लाख के हैं, अगली लाइन में लिखा हुआ है। तो अब हम कितना कमाएंगे, अब कमाएंगे 50 लाख जमा 25 लाख का 12%, जितने नए फंड्स रेज किए उसका भी 12%। सो बट क्वेश्चन हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्वेश्चन कहता नहीं, नए फंड्स में हम लोग कोई कमा नहीं रहे हैं, जितनी अर्निंग हमारी पहले थी हम लोग उतनी ही अर्न फ्यूचर में भी अर्न करेंगे, हम मान जाते हैं। द एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ ₹25 लाख फॉर विच फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। कहता है कि जो हमारे पास एडिशनल फंड्स, एडिशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो एडिशनल फाइनेंस हमें 25 लाख लेके आना है, और ये 25 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हो सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। नंबर 1, इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। कहता है ये हम इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्रीमियम पर इशू करेंगे। हम 20,000 शेयर इशू करेंगे, नंबर्स ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ
₹25 का प्रीमियम, और एक शेयर कितने का है नहीं गिवन होता, कुछ तो ₹10 का मानते। बट आप ध्यान से देखो ऊपर की तरफ क्वेश्चन में टॉप पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर ऑफर इज 100 इच, तो 100 शेयर है वो ₹100 का फेस वैल्यू का है, तो 100 जमा 25, तो आप कैलकुलेशन कर लो, तो ये 25 लाख ही हो जाता है। सेकेंड सोर्स ऑफ फंड है इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 10% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख रुपए के रेज कर सकते हैं। दैट इज आवर सेकेंड सोर्स ऑफ फंड। एंड द थर्ड सोर्स ऑफ फंड इज दैट इशू ऑफ 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, दैट इज आवर थर्ड सोर्स ऑफ फंड। एंड ये देखो 3 सोर्सेज हो गए। दीज आर द 3 different sources of the funds that we can use for generation or for raising of funds of ₹25 lakh. It is estimated that P ratio in case of equity share, preference share and debentures financing would be 21.4, 17 and 15.7 respectively. कहता है कि इन सभी केसेस में आपके पास जो PE रेशो हमारे पास बनेगी, PE रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो, वो बनेगी 21.4, वो बनेगी दैट इज 17 एंड वो बनेगी 15.7। ये आप मान के चलो these will be the P ratio. Which of these alternatives of the financing would you recommend and why the income tax rate is 50%? तो बताना है आपको कि इनमें से द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा है जिससे कि आप पैसा रेज करना चाहते हो, फंड्स रेज करना चाहते हो, राइट। तो आपको बताना है कि विच इज द कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रॉम विच सोर्स यू वांट टू। तो अगर आपके पास पी रेशो जब भी गिवन हो तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव एक ही होता है शेयर होल्डर्स को खुश करना, और शेयर होल्डर कब खुश होता है जब मार्केट प्राइस हाईएस्ट हो। तो हम लोग मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपना सोल्यूशन, अपना आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो कैसे निकालते हैं ये सब, तो लेट अस स्टार्ट विद द EBIT। सेल्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट हाँ EBIT गिवन है कि जब हम नया फंड रेज करेंगे तो EBIT जो है वो कितना होगा एज बिफोर मतलब पहले कितना था आपके पास EBIT था पहले 6 लाख। क्वेश्चन कहता है कि नए फंड रेज करने के बाद भी EBIT विल रिमेन 6 लाख, तो 6 लाख हर एक केस में, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट किस पर पे किया जाता है ऑन द डिवेंचर्स, राइट। अब फर्स्ट केस में पहला जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें क्या आपके पास इंटरेस्ट है, आपको वैसे नहीं है। नया फंड जो है 25 लाख का इक्विटी से रेज किया है, यहाँ पर डिवेंचर नहीं है। बट पर रुको, ये नया फंड है बट हमारी कंपनी तो ऑलरेडी वर्किंग में है ना, कंपनी के पास ऑलरेडी एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेप्ट के इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हम लोग जो अब इंटरेस्ट पे करेंगे वो इसी डेप्ट पर पे करेंगे, मतलब 8 लाख का 7%। आर यू गेटिंग दिस? सो 8 लाख का 7% कितना होगा 56,000, ठीक है। सेकेंड केस में भी इतना ही, राइट। और थर्ड केस में नो इतना नहीं, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? दिस इज 8% ऑफ द न्यू डेप्ट। तो न्यू डेप्ट जो है वो कितने के हैं 25 लाख के, तो 25 लाख रुपए के नए डेप्ट हमने रेज किए हैं, तो 25 लाख का 8%। नहीं बच्चे, इक्विटी में से लेस नहीं किया, हम तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना। अब हम लोग बेसिकली अब क्या आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बेसिकली मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे फाइंड करेंगे? मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, या तो सेल्स से स्टार्ट करो, सेल्स की जरूरत तो नहीं है, हमें EBIT क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट अस स्टार्ट द इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द EBIT इटसेल्फ। तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, EAT आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी अगर आपके पास आ गया, अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया, तो उसके बाद हम लोग नंबर्स ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, यू हैव द EPS, राइट। और EPS आ जाएगा तो फिर PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हर सिचुएशन के अंदर हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड कर लेंगे, और जहां पर भी हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा, वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो जो सोर्स ऑफ फंड है, दैट विल बी सिलेक्टेड। तो हमें तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, राइट। और हम लोग ये तीन जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना, 3 सोर्सेज ऑफ फंड्स,
इन सोर्सेस ऑफ फंड्स वाले केसेस में ये एक ये है, दो ये है, तीसरा ये है, इन 3 केसेस में हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा जो ईपीएस है वो कितना कितना है, फिर हम पी से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई कर देंगे। यही हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ सीखा, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप रिकैप कीजिए थोड़ा सा। आर यू गेटिंग दिस? यस प्लीज, आर यू गेटिंग दिस? राइट। सो ईबीआईटी हमने लिख लिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, और देखो हो क्या रहा है, ये जो 25 लाख है ये कौन से फंड्स हैं? एडिशनल फंड्स। एडिशनल फंड का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तो एग्जिस्ट करता ही है। 50 लाख तो कंपनी ने ऑलरेडी रेस किए ही हुए हैं। 50 लाख के बाद हमारी कंपनी 25 लाख रुपए और रेस करने जा रही है। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे डेप्ट हैं 8 लाख का 7%, तो जो 50 लाख, देखो आपने अगर 25 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स के इशू किए हैं तो ये जो एग्जिस्टिंग 50 लाख है उसके बाद ये अमाउंट है, एग्जिस्टिंग 50 लाख के बाद ये अमाउंट है, एग्जिस्टिंग 50 लाख के बाद ये अमाउंट है। तो एग्जिस्टिंग 50 लाख के अंदर जो जो कंटेंट ऑलरेडी है उस पर तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो ये 56,000 का इंटरेस्ट कौन सा है? नए वाला नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग वाला जो कंपनी के पास पहले से हमारी कंपनी ने इशू किया हुआ था, यानी कि कितना? 8 लाख का 7%। ओके सर, अब समझ आ गया। आर यू गेटिंग दिस? चलो एनीवे, गुड। देखो आपको नहीं आता इसलिए आप पढ़ रहे हो, राइट? तो देयर इज नो हार्म कि आप पूछें, मोस्ट वेलकम। चलिए, अब यहां पर भी हमारा 56 होगा, बट रुको, यहां पर एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अलावा जो 25 लाख नए रेस किए हैं वो भी डेब्ट से रेस किए हैं। तो एग्जिस्टिंग वाला जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ 25 लाख जो कंपनी ने नया फंड रेज किया है उसका भी 8% यहां पर कंसिडर किया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो 25 लाख का 8% कर दीजिए, यू हैव द, इट्स 2 लाख। 2 लाख ना, तो यहां पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है 2 लाख, राइट? तो अब जो बचेगा डेट इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये हो जाएगा 5,44,000। और ये हो जाएगा बच्चे 6 लाख माइनस 56,000 माइनस 2 लाख, दिस बिकम्स 3,44,000। कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना, कहीं पर मिस्टेक हो तो जरूर बताना। इस बार इसमें से टैक्सेस माइनस करेंगे, तो टैक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच टैक्सेस आर देयर? 50%। टैक्सेस आर देयर 50%। सो 544 का 50%, 272। and 344 172,000, right? Or that is EAT. राइट, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट? अब इस केस में, फर्स्ट केस में हमने नए वाले नए प्रेफरेंस शेयर तो इशू किए नहीं, बट जो एग्जिस्टिंग 50 लाख है उसमें तो कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो उस पर तो हमें 9% का डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। तो 12 लाख का 9%, 12 लाख का 0.09, 108, 1,08,000। अच्छा, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हमने 25 लाख रुपए जो नए रेस कर रहे हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं वो 25 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से ही इशू करने का प्लान कर रहे हैं। तो 25 लाख का 0.1, तो यानी कि 2,50,000। तो एग्जिस्टिंग जो 1,08,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो पे करना ही करना है, 2,50,000 का और एडिशन करना है,
है ना, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड। आप चाहे तो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, दैट इज फाइन। दिस इज 3,58,000, 3,58,000। हाँ जी, बता दीजिए कितना होता है। एंड -272 माइनस में, और तीसरे वाले केस में 108,000, राइट, 270 minus 108,000, 64,000, and this is earnings for इक्विटी, राइट। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर्स ऑफ शेयर से, नंबर्स ऑफ शेयर से, राइट। तो नंबर्स ऑफ शेयर मतलब कौन से वाले शेयर, इक्विटी शेयर। अब ये नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर निकालना होगा, हमने ऑलरेडी पहले आपके साथ सीखा हो वैसे तो, फिर भी नंबर्स ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर। क्या बता था कैसे निकालना है, टोटल फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। तो टोटल फेस वैल्यू फर्स्ट केस में देखो, टोटल फेस वैल्यू कितने की है, देखो पहले वाले फर्स्ट केस के अंदर एग्जिस्टिंग की बात करें तो 20 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर एग्जिस्टिंग वाले, और 100 रुपए का एक है, तो इससे हम लोग एग्जिस्टिंग नंबर्स ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, 200 लाख डिवाइड बाय 100 रुपए का एक, सो इट बिकम्स 2 लाख। सेकेंड वाले केस में भी 2 लाख और थर्ड वाले केस में भी 2 लाख, और प्लस न्यू, हमने जो नए शेयर्स इशू किए हैं वो फर्स्ट केस में किए हैं, सेकंड और थर्ड में इशू नहीं किए, ऐसे ही है ना। फर्स्ट केस में हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि 20,000 शेयर इशू किए हैं। सर, यस सर, तो वो तो 20 लाख है, सॉरी 200 लाख नहीं है। अच्छा 20 लाख है, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये 20 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। यस सर। चलिए सॉरी, सो न्यू है इधर 20,000, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं, एंड इन दिस वे टोटल विल बी 40,000, 20,000, राइट। तो इस तरह से हमने बच्चों नंबर्स ऑफ शेयर्स निकाल लिए और नंबर्स ऑफ शेयर यहां पर आ गया 40,000, और अब आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस टोटल मतलब डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड बाय 40,000, दिस इज 4.1, ये तो नेगेटिव आ रहा है, बल्कि मतलब ईपीएस जो है वो नेगेटिव आ रही है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस आ रहा है, -4.3, 64,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 3.2। तो हमने ये ईपीएस में, अगर ईपीएस के बेसिस पर मुझे आंसर देना होता तो मैं कहता कि केस 1 यानी कि इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना चाहिए, बट हमारे पास क्वेश्चन में पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो भी गिवन है, राइट। और इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। और ये पी रेशो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप देख लो क्वेश्चन में पी रेशो, अच्छा यहां पर लिखा नहीं मैंने, नहीं लिखा है 21.4 एंड सेकेंड केस में 17 और थर्ड केस में 15.7,
देखो जब लॉस होता है ना तो ये पी रेशो बेसिकली काम नहीं देती, क्योंकि आंसर मार्केट प्राइस नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट। तो लेट अस इग्नोर इट। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 21.4, इट्स 87.74, and 3.2 multiplied by 15.7. सो मार्केट प्राइस पर शेयर भी सबसे हाईएस्ट जो है वो कौन से केस में है? फर्स्ट केस में, राइट। सो हम कहेंगे दैट वी शुड सिलेक्ट रेजिंग of funds through because is maximum in this case। तो फंड्स हम लोग कहां से रेज कर रहे हैं? वी शुड रेज फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर।